पिछली कुछ क्लासों से हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और हमने इस प्रश्नावली के 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आज की इस क्लास में हम अब आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 21। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे, सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमें डिब्बे दे रखे हैं और डिब्बों का आकार भी हमें बता रखा है। डिब्बों का आकार कैसा है? लंबवर्तीय बेलनाकार डिब्बे हैं। अब देखो यहाँ पर हमें डिब्बे का आयतन दे रखा है। आयतन दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात करनी है। हमें उस डिब्बे की विमाएं ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो यहाँ पर हमें 3 बातें ज्ञात करनी है। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो, उसके पश्चात हमें उस डिब्बे की विमाएं अर्थात त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 3 बातें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो, एक त्रिज्या ज्ञात करनी है और एक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्न को हम किस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पर जिसके साथ न्यूनतम या अधिकतम लिखा हुआ हो उसी को हमें यहाँ पर लेकर चलना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखते हैं हम एस के द्वारा। तो एस हमें क्या दिखाना है? न्यूनतम दिखाना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है? तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है 2πrh प्लस πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2πrh प्लस 2πr²। यह है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। इसको हमें न्यूनतम दिखाना है। तो यहाँ पर जो राशियाँ लिखी हुई हैं वो राशियाँ काम करती है चर का, लेकिन वो राशियाँ चर का काम नहीं करेगी जो हमें दी गई होगी। और संख्याएं, ये 2 राशियां चर का काम नहीं करेगी अर्थात ये अचर का काम करेगी। तो यहाँ पर देखो 2π, ये तो है संख्या, इसका मतलब ये तो है अचर। r और h ये हमें दिया गया में नहीं है, इसका मतलब r और h यहाँ पर काम करेंगे चर का। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ r, h, ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर चर है। तो यहाँ पर देखो 2 चर आ रहे हैं, एक तो चर आ रहा है r और एक चर आ रहा है h। अब हमें यहाँ पर इसको एक ही चर में लिखना है। अब चाहे वो r में लिखो, चाहे h में लिखो या किसी अन्य चर के रूप में लिखो, यहाँ पर केवल एक ही चर में हमें इसको लिखना है। अब देखो एक ही चर में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हमें देखो क्या दे रखा है? हमें दे रखा है आयतन, हमें v बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। हमें πr² बराबर दे रखा है 100। तो यहाँ से हम h का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो h का मान कितना आएगा? h बराबर 100/πr²। अब ये h का मान हम इसमें रख देंगे। तो h का मान देखो यहाँ पर को, तो ये बन गया 2πr। h की जगह आ जाएगा 100/πr² प्लस 2πr²। अब देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, एक r की घात यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 200/r प्लस 2πr²। अब देखो ये एक ही चर में बदल गया और एक ही चर में कौन से में? ये चर r में बदल गया, या इसको हमने चर r के पदों में लिख दिया। तो ये अब एक ही चर के रूप में है, तो एक ही चर के रूप में है तो अब हम इसको फलन मानेंगे। अब देखो ये फलन कौन सा है, किससे बना ये फलन? तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से बना है। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को s के द्वारा लिखते हैं, तो इसको फलन लिख लेंगे s, और किसके पदों में है? r के पदों में है, तो लिख लेंगे s r। तो
ये जो हमें फलन यहाँ पर मिला है, ये फलन चर r के पदों में है। तो जिस चर के पदों में है उसी चर के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है। तो लिखो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करो तो यहाँ पर आएगा s डेस r बराबर -200 बटा r स्क्वायर प्लस 4 पाई r। अब s डेस r बराबर रखो 0 और चर r के मान ज्ञात करो। तो लिखो s डेस r बराबर 0 और यहाँ से चर r के मान ज्ञात कर लो। तो s डेस r की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 200 बटा r स्क्वायर बराबर 4 पाई r। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 50। r स्क्वायर को भेज दो तो ये बन गया 50 बराबर पाई r क्यूब। तो r का मान आ जाएगा 50 बटा पाई की होल घात 1/3। ये हमने s डेस r बराबर 0 रख करके क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये है क्रांतिक बिंदु। अब हम इस क्रांतिक बिंदु पर s डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। तो पहले s डबल डैश ज्ञात करते हैं। तो s डैश देखो कहाँ पर है, s डैश रहा ये, तो s डबल डैश ज्ञात कर लो। s डबल डैश r बराबर 200, ये बन जाएगा 400 बटा r क्यूब प्लस 4 पाई। अब r की जगह ये क्रांतिक बिंदु रखो तो s डबल डैश 50 बटा पाई की होल घात 1/3 बराबर 400 बटा r क्यूब की जगह देखो यहाँ से r क्यूब का मान कितना आ जाएगा 50 बटा पाई। तो इसको लिख दो 50 बटा पाई प्लस 4 पाई। तो इसको हल कर लो, देखो ये आ जाएगा 400 गुणा पाई बटा 50 प्लस 4 पाई। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई। अब देखो r का मान जब हमने 50 बटा पाई की होल घात 1/3 s डबल डैश में रखा, या ऐसा कह सकते हैं इस क्रांतिक बिंदु को जब हमने s डबल डैश में रखा तो हमें चिन्ह किसका मिल गया, प्लस का मिल गया, अर्थात s डबल डैश 0 से बड़ा है। इस क्रांतिक बिंदु के लिए s डबल डैश 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो क्रांतिक बिंदु है, इस क्रांतिक बिंदु पर ये जो फलन s है, यह न्यूनतम होगा। ये जो फलन s है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो लिखो r बराबर 50 बटा पाई की होल घात 1/3 पर फलन। देखो ये फलन कौन सा है, तो ये फलन s देखो किससे बना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फलन या पृष्ठीय क्षेत्रफल फलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल फलन न्यूनतम है। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो हमने न्यूनतम दिखा दिया। अब न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले बेलन की हमें विमाएं ज्ञात करनी है। तो देखो r के इस मान पर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है। तो त्रिज्या तो कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई 50 बटा पाई की होल घात 3। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले बेलन की त्रिज्या हमें कितनी मिल गई, त्रिज्या मिल गई 50 बटा पाई की होल घात 1/3। अब हमें इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो देखो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखो r का मान रख दो। r का मान रखने पर हमें मिल जाएगी ऊंचाई। तो h बराबर 100 बटा पाई r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 50 बटा पाई की होल घात 2/3। तो h बराबर 100 बटा पाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणा 50 बटा पाई, और ये पलट जाएगा, पलट करके क्या बनेगा, पाई बटा 50 की होल घात 2/3।
h बराबर 2 गुणा 50/पाई। इस भिन्न को पलट दो, तो भिन्न को पलट देंगे तो इसकी घात बन जाएगी ऋणात्मक। तो भिन्न को पलट दो, पलटने पर बनेगी 50/पाई और घात हो जाएगी ऋणात्मक अर्थात -2/3। अब देखो ये दोनों गुणा में भी है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो h बराबर आ जाएगा 2 गुणा 50/पाई की होल घात 1 - 2/3। अब इसको हल कर लो तो h बराबर आ गया 2 गुणा 50/पाई की होल घात 1/3। तो देखो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले बेलन की त्रिज्या तो कितनी है, त्रिज्या है 50/पाई की होल घात 1/3 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2 गुणा 50/पाई की होल घात 1/3। तो हमें इस प्रश्न में ये तीन ही बातें ज्ञात करनी थी। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो ये दिखाना था, और उस बेलन की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो उस बेलन की हमें त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो ये तीन बातें हमें इस प्रश्न में दिखानी है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 22। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। देखो हमें एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार का टुकड़ा दे रखा है और इस तार के टुकड़े को दो टुकड़ों में विभक्त करना है। तो यहाँ से हमने इस तार के टुकड़े को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। एक टुकड़ा बन गया AB और एक टुकड़ा बन गया BC। AB की लंबाई हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। AB की लंबाई कितनी मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो इस BC टुकड़े की लंबाई कितनी आ जाएगी, इस टुकड़े की लंबाई आएगी 28 - x सेंटीमीटर। अब देखो इन दोनों टुकड़ों से आकृतियां बना रहे हैं। पहले टुकड़े से आकृति बना रहे हैं वर्ग की और दूसरे टुकड़े से आकृति बना रहे हैं वृत्त की। तो पहले टुकड़े से आकृति बना दी हमने वर्ग की, तो इस टुकड़े को मोड़ करके बना दिया वर्ग इस प्रकार। और दूसरे टुकड़े से क्या बना रहे हैं, वृत्त। तो दूसरे टुकड़े को घुमाया और घुमा करके इस प्रकार बना दिया वृत्त। अब देखो यहाँ पर ये जो तार के टुकड़ों की लंबाइयां हैं वो लंबाइयां इन दोनों आकृतियों में किसके बराबर है, इस बात को हम समझते हैं। तो देखो ये जो दूसरा टुकड़ा है इस दूसरे टुकड़े से क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। और दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी है, दूसरे टुकड़े की लंबाई है 28 - x सेंटीमीटर। अब देखो हम 28 - x सेंटीमीटर लंबाई का एक तार का टुकड़ा लेते हैं। तो ये हमने एक 28 - x सेंटीमीटर लंबाई का तार का टुकड़ा ले लिया। इस तार के टुकड़े को घुमा करके हमें बनाना है वृत्त। तो इस तार के टुकड़े की ये जो लंबाई है वो कितनी है, ये लंबाई है 28 - x सेंटीमीटर। इस तार के टुकड़े को इस प्रकार घुमाया और घुमा करके हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। अब देखो ये लंबाई किसके बराबर आ गई, ये लंबाई इस आकृति की परिधि के बराबर हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं 28 - x बराबर परिधि। इसी प्रकार x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा इस आकृति का परिमाप। तो इन बातों को हम लिखते हैं। देखो 28 - x बराबर तो क्या आएगा, x बराबर तो आएगा परिमाप किस आकृति का, वर्ग का परिमाप। तो पूरी बात लिख लेते हैं, x बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो यहां से भुजा ज्ञात कर लो। तो यहां से भुजा बराबर आ गया x/4। और दूसरा जो टुकड़ा है उस टुकड़े से हम क्या बना रहे हैं, वृत्त। तो 28 - x सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, इस आकृति की परिधि के बराबर होगा। तो लिख लो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो एक काम करते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं r।
तो इस आकृति की या इस वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई r। तो 28 माइनस x बराबर 2 पाई r। यहाँ से r का मान ज्ञात कर लो। तो r का मान कितना जाएगा, r का मान आएगा 28 माइनस x बट्टा 2 पाई। अब देखो ये जो बात हमें मिली है ये है पहले टुकड़े से, तो यहाँ पर लिख लो पहले टुकड़े। ये बात हमें मिली है सेकंड टुकड़े से, तो लिख दो सेकंड टुकड़ा। अब देखो हमें इन दोनों आकृतियों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम दिखाना है। वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। तो जिसको हमें न्यूनतम दिखाना है उसको लिखो। अब तो न्यूनतम दिखाना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम भुजा स्क्वायर, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो लिख लो पाई आर स्क्वायर। अब देखो भुजा की जगह यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लेंगे x बट्टा 4 का होल स्क्वायर, प्लस त्रिज्या r की जगह क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिखेंगे 28 माइनस x बट्टा 2 पाई इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको हमें न्यूनतम दिखाना है। तो यहाँ पर देखो राशियाँ क्या क्या काम में आ रही हैं। तो यहाँ पर राशि काम में आ रही है x, और x हमें दिया गया में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर चर का काम कौन करेगा, चर का काम करेगा केवल x। तो यहाँ पर इस बात को लिख लेते हैं। यहाँ पर चर कौन है, चर है x। इसके अलावा अन्य जो राशियाँ आपको दिखाई दे रही है वो है अचर, क्योंकि वो संख्याएं हैं। अब देखो तो यहाँ पर ये एक ही चर में है, तो एक ही चर में तो हम इसको मान लेंगे फलन। तो इसको हमने फलन मान लिया f(x). अब देखो f(x) को थोड़ा सरल करके हम लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बट्टा 16 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 बट्टा 4 पाई 28 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये एक ही चर में बदल गया, तो जिस चर में ये बदल गया उसी चर के सापेक्ष कर दो इसका अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करो इसका। तो अवकलन करने पर आएगा f(x) बराबर 2x बट्टा 16 प्लस 1 बट्टा 4 पाई इसका अवकलन। तो पहले घात का अवकलन कर लो। घात का अवकलन आएगा 2 गुणा 28 माइनस x। फिर आधार का अवकलन करो, आधार का अवकलन आएगा माइनस का 1। तो f(x) बराबर x बट्टा 8 प्लस 1 बट्टा 2 पाई, यहाँ पर चिन्ह किसका जाएगा, देखो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, गुणा 28 माइनस x। अब f(x) बराबर 0 रखो और चर x का मान ज्ञात कर लो। तो लिखो f(x) बराबर 0। तो x बट्टा 8 बराबर 1 बट्टा 2 पाई गुणा 28 माइनस x। देखो ये कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा 4। x पाई बराबर 4 गुणा 28 माइनस x। तो x पाई बराबर 28 को 4 से गुणा कर लो, तो 28 दूनी 56, 56 और 56 हो गया 112 माइनस 4x। x को इस साइड लेकर आओ और x को कॉमन ले लो। तो x को कॉमन लेने पर आएगा पाई प्लस 4 बराबर 112। तो यहाँ से x का मान आ गया 112 बट्टा पाई प्लस 4। ये जो x का मान हमें मिला है, इस x के मान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रांतिक बिंदु। इसको क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु। अब हमें इस क्रांतिक बिंदु पर f" का चिन्ह देखना है। तो f" याद करते हैं। तो f' कहाँ पर है, ये रहा f'। तो f" याद कर लो। तो f"x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 बट्टा 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस 1 बट्टा 2 पाई और माइनस x का अवकलन हो गया माइनस का
1। तो इसको हल करके लिख लो। हल करने पर आएगा 1/8 प्लस 1/2 पाई। अब हमें इस क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश का चिन्ह देखना है। तो इस क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश का चिन्ह देखने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश में जहाँ जहाँ हमें अक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें अक्स की जगह रखना है 112/पाई प्लस 4। तो रख दो अक्स की जगह। तो एफ डबल डैश 112/पाई प्लस 4 बराबर आएगा 1/8 प्लस 1/2 पाई। अब देखो यहाँ का चिन्ह देख लो, तो यहाँ का चिन्ह है प्लस का, इसका मतलब एफ डबल डैश प्लस का है, मतलब 0 से बड़ा है। इस क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रांतिक बिंदु पर यह फलन एफ, ये जो फलन एफ है, ये फलन एफ न्यूनतम होगा। और ये फलन एफ किससे मिलकर बना है, तो ये बना हुआ है वर्ग और वृत्त के सम्मिलित क्षेत्रफल से। तो इन दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है। तो ये बात तो हमने यहाँ पर दिखा दी। अक्स बराबर है 112/पाई प्लस 4 पर वर्ग तथा वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है। अब हमें देखो इन दोनों टुकड़ों की लंबाइयां ज्ञात करनी है। तो एक टुकड़े की लंबाई तो हमें मिल गई x, और x बराबर हमें क्या मिल गया, x बराबर मिल गया 112/पाई प्लस 4। तो एक टुकड़े की लंबाई तो हो गई, पहले टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई, x बराबर 112/पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। और सेकंड टुकड़े की लंबाई कितनी आएगी, सेकंड टुकड़े की लंबाई आएगी 28 माइनस 112/पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। अब आप इसको आगे हल कर लेना। तो हमें इन दोनों आकृतियों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम दिखाना था, और न्यूनतम की स्थिति में हमें इन दोनों टुकड़ों की लंबाइयां ज्ञात करनी थी। तो एक टुकड़े की लंबाई तो आई है 112/पाई प्लस 4 सेंटीमीटर, और दूसरे टुकड़े की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, 28 में से इस अक्स को घटा करके दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कर लेंगे।